आप लोगों ने मेरा नाम सुन लिया होगा, रामराज पटेल। मैं कुर्मी हूँ, लेकिन मुझे पहले तो मैं जितने भी महापुरुष हैं जिनके चरण में हम वंदन करने के लिए उपस्थित हूँ, उनको मैं वंदन कर दूँ। सुनेर सिंह तराम जी, भगवान बिरसा मुंडा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टाटिया भील, भीमू कुमरे, सिद्धू काना संथ्याल, वीर नारायण सोनराखाना, मंशु ओझा, छत्रपति साहू जी महाराज, अमर शहीद गोंडवाना के राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, झलकारी बाई कोरी, वीरांगना महारानी दुर्गावती जैसे अनेक क्रांतिकारी शहीद स्मृतियों को मेरा नमन। जय सेवा जय जोहार। सभी मंच पे उपस्थित सभी जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे प्रेम भाई, सभी को जय सेवा जय जोहार। अब मैं आपको बता दूं, मैं हूं तो कुर्मी, लेकिन मैं गौण कैसे हूं ये समझा दूं आपको। हम जो भी त्योहार, 30 त्योहार मनाते हैं, सब हम जो आप लोग आदिवासी नहीं, जो भी गौण सभ्यता है, गौंडी सभ्यता है, उसके हिसाब से मनाते हैं। कुछ भी 1 इंच इधर उधर नहीं होता। हम जबलपुर में तो बहुत लोग भूलते जा रहे हैं, पता नहीं है ये क्यों मनाते हैं कि दिवाली में हम लाई क्यों चढ़ाते हैं, हम दिवाला की पूजा क्यों करते हैं, हरीरी अमावस्या क्यों मनाते हैं, हम गुल्लहाई अमावस्या क्यों मनाते हैं। ये सारी चीजें हम मनाते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों मनाते। लेकिन जैसे ही मैं गौड़ी सभ्यता के कैडरों में जाना शुरू कर दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि यार मैं तो गौड़ हूं, और एक भी चीज ऐसी नहीं करता हूं जो गौड़ नहीं करते हैं। फिर भी मुझे ओबीसी क्यों बनाया, मुझे कुर्मी किसने बनाया। फिर मैं इस रिसर्च में लग गया। फिर मुझे पता चला यार हमारे जितने भी महापुरुष हैं, ये तो सारे ही गौड़ थे। ये पूरा जो विश्व है, इस पे पारी कोपार लिंगो जी ने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, इन 4 चीजों पे हमारी सभ्यता का निर्माण किया। तो जो हमारी सभ्यता है, ये इस विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। एक उदाहरण देता हूं आपको कैसे है, और आपको पता भी नहीं है। आपको इस सभ्यता को से दूर रखा गया है। आप तो दूर नहीं हैं, हम लोगों को दूर रखा गया है। हम कुर्मी, काछी, लेवधी, तेली, तंगोली, अहीर, गडरिया, जितने भी ओबीसी की 3743 जातियां हैं, और एससी की, मैं फिर बता रहा हूं, अनुसूचित जातियों की जो 47 जातियां हैं, ये भी अपना सभ्यता भूल चुके हैं। तो आप लोग को मेरा नमन कि आपने हमारी सभ्यता के लिए लड़ाइयां लड़ी और आज भी इस सभ्यता को संजो के रखा है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। अब हम आपसे सीखेंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं, मैं रोज सीख रहा हूं कि हम क्या थे, क्या हो गए, और बीच में एक हुआ कैसे। मैं इसी इतिहास में लगा कि मैं गौड़ से कुर्मी कैसे बना। पूरे विश्व में आदिवासी जो हैं, आदिवासी शब्द को मैं बोलूंगा मूल निवासी कर लीजिए। मूल निवासी जो हैं, वो सब टोटम व्यवस्था अपनाते हैं। टोटम व्यवस्था सबको पता होगी, एक पेड़, एक जंतु और एक पक्षी हमको मारना वर्जित है, उसको खाना वर्जित है, उसकी हम पूजा करते हैं। ये टोटम व्यवस्था भारत में बस नहीं है, एशिया में बस नहीं है, पूरे विश्व में है। और हमको इसी व्यवस्था से दूर करने का षड्यंत्र लगातार चालू है। किसके द्वारा चालू है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। हम ओबीसी के हमारे द्वारा चालू नहीं है। हमको बीच में लड़ाई में आगे शामिल कर दिया जाता कि जाओ तुम लड़ लो, तो हम आ जाते हैं। हम बेवकूफ थे, तभी तो हम गौड़ से कुर्मी बन गए। लेकिन अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम पीछे जाएंगे कि हम अब फिर से गौड़ कैसे बनना है, और हम क्या थे और क्या हो गए, हमें सब पता चल गया। सबके टोटम होंगे,
हम कुर्मी लोग जितने हैं ये सब मकाम है पुराने। हम आज भी जब विजयदशमी हो जाती है, जवारे सिर जाते हैं, उसके बाद हम नीलकंठ ढूंढने निकलते हैं। क्यों? नीलकंठ हमारा टोटम है। हमें पता नहीं था कि हम नीलकंठ का दर्शन क्यों करते हैं। बस ये है कि भैया वो दशहरा जब जवारे सिर जाए तो जाके नीलकंठ को ढूंढने लगो, वो देखो तो शुभ होता है। अरे पता नहीं था, देखना क्यों है? इसीलिए देखना है कि मर गया, बचा है कि नहीं बचा है। हम तो गौण से कुर्मी हो गए, हमने नीलकंठ को बचाना बंद कर दिया। तो देख लेते हैं एक दिन दर्शन हो गया, खेल खत्म, फिर कुर्मी बन जाते हैं। सबको समझा रहा हूं मैं कि अरे भैया बने रहो, इसको 365 दिन संभालने की जरूरत है। तो ऐसे हमारा एक टोटम जो पक्षी है वो नीलकंठ है। दूसरा, हम किसान हैं, कुर्मियों के पास सबसे ज्यादा जमीन है, आप लोग ने देखा होगा। और हम लोग को सबसे ज्यादा पानी वाली जमीनें मिली हैं, काली मिट्टी मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि हम सबसे पहले गुलाम बन गए थे। ये भी बता रहा हूं। आप लोग को पत्थरों में, जंगलों में क्यों फेंका है? क्योंकि आपने गुलामी में कबूल नहीं की। सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। जितने मूल निवासी हैं, जितनी मूल निवासी जनजातियां हैं, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, इनने अंग्रेजों से सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। एक नहीं 1300 लड़ाई लड़ी है। कितनी लड़ाई लड़ी है? 1300 अलग अलग लड़ाइयां लड़ी हैं। जब इन 1300 लड़ाइयों से अंग्रेज बोले बाप रे, हम पूरे विश्व में जीत सकते हैं, लेकिन जल जंगल जमीन कहीं भी लड़ लें, लेकिन इन मूल निवासी जनजातियों से नहीं जीत सकते। तो उनने बोला भैया इनके सामने हथियार डाल दो। इसीलिए हमको अंग्रेजों ने किसी भी समुदाय से पहले अनुसूचित जनजातियों को, गोंडवाना के मूल निवासियों को पहले आजादी दी। आपको ये नहीं पता। आपको यही पता है कि हम 15 अगस्त को आजाद हुए, 1947 को आजाद हुए, यही पता है ना। अरे इस देश का मूल निवासी अनुसूचित जनजाति है, जो आदिवासी कहा जाता है, केवल गौड़ नहीं, भीलों ने भी लड़ाई छेड़ी। बिरसा मुंडा कोल थे, उनने भी लड़ाई छेड़ी। सबने मिलकर लड़ाई छेड़ी थी और 1300 लड़ाइयां छेड़ी थी और 1300 लड़ाई जीती, एक भी नहीं हारी। ये भी इतिहास है। जीतने से क्या मिला? ये 5वीं और 6वीं अनुसूची है ना, जो ये वही है कि हमारी जल जंगल जमीन पे कोई राज नहीं करेगा, हम राज करेंगे, हमारा राज चलेगा। ये अधिकार, ये आज के जो कांग्रेस भाजपा को चलाने वाले ब्राह्मण है ना, अभी उनका भी पर्चा खोलूंगा मैं। और हमारे नेता बनते हैं गोंडवाना का नाम लेके, और फिर कांग्रेस और भाजपा में क्यों जला जाते हैं, ये भी पर्चा अभी थोड़ी देर में खोलूंगा, सुनते रहिएगा बस, ठीक है। तो 1300 लड़ाइयां लड़ी और 5वीं 6वीं अनुसूची मिली। 5वीं 6वीं अनुसूची आपको बहुत सारी जगह पता चल गया होगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो टोटम व्यवस्था है ये पूरे विश्व में है। आपने ऑस्ट्रेलिया देखा है? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम देखे हो? क्रिकेट बहुत देख रहे हैं ना आदिवासी आजकल, मूल निवासी लोग बहुत क्रिकेट देख रहे हैं, आईपीएल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का आदमी गोरा नारा 7 फुट का लंबा, वो वहां का मूल निवासी नहीं है। वो वहां की टीमों में रहता जरूर है, लेकिन वो मूल निवासी नहीं है। वहां का मूल निवासी गौड़ है। सुन लो, यूट्यूब पे बस इतना बोलना है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को दिखाओ, खटाक से वो दिखा देगा। जैसे हम रहते हैं ना जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया 99% रहने लायक नहीं है। सबसे ज़्यादा खूंखार जंगली जानवर वहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारे गोंडवाना के लोग बड़े मज़े से रहते हैं, कंदमूल खाते हैं और उन्हीं खतरनाक जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और उनको भी खाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये ऑस्ट्रेलिया है क्या? जैसे अपने यहाँ काला पानी की सज़ा अंडमान और निकोबार में होती थी, अंग्रेज
अपने यहाँ के सबसे क्रांतिकारी लोगों को पकड़ते थे और अंडमान और निकोबार फेंक देते थे। ऐसे ही विश्व में अंग्रेजों का राज था, हर देश अंग्रेजों के गुलाम हो गया था धीरे धीरे। तो पूरे विश्व का काला पानी की सजा कहाँ होती थी? ऑस्ट्रेलिया में। तो जितने वो लंबे चौड़े गाली बकने वाले क्रिकेटर हैं ना, उनकी 3-4 पीढ़ी पहले वो क्रिमिनल लोग थे, उनकी औलादे हैं, इसीलिए आज भी गाली बकते हैं। और आदिवासी भारत के लोगों को खूब गाली बकते हैं, बोले ये बंदरा है, ये करिया है, ऐसा बोलते। क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल लोग हैं। उनको हमारी सभ्यता के बारे में नहीं पता कि तुम्हारे राज्य में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा मूल निवासी गोंडवाना के लोग हैं। कभी देखना, बिल्कुल हमारे जैसे रहते हैं। हमने तो घर बना लिए, हमने पक्के घर बना लिए, आज भी वो बढ़िया टपरिया बना के रहते हैं, लकड़ी के घर बना के रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदले। हम बहुत बदल गए, वो आज भी वैसे ही रहते हैं। तो ये पूरी जो टोटम व्यवस्था है ये पूरे विश्व में है। द रॉक को सुने हो? वो बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति है, रेसलर, वो भी आदिवासी है। द रॉक सोमालिया के जंगलों का आदिवासी है। सोमालिया कहाँ है? अमेरिका के पास में है। अमेरिका में भी आदिवासी है, मूल्यवासी वहां के, और सब टोटम व्यवस्था अपनाते हैं, सब प्रकृति पूजक हैं। लेकिन भारत में हम ओबीसी लोग 60% लोग प्रकृति पूजा से दूर हो गए। एससी के लोग जो 15.5% है लगभग, ये भी प्रकृति पूजा से दूर हो गए। ये कैसे हुए? इसके पीछे षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुए। हमारे यहाँ विदेशी लोग आए, ये आपको पता होगा। अब मैं पूछूंगा कितने विदेशी आए, तो आप बोलोगे अंग्रेज आए। अंग्रेज गोरा था इसीलिए विदेशी बोलते हो। अंग्रेज गोरे थे इसीलिए विदेशी बोलते हो। बहुत सारे विदेशी आए, और विदेशियों ने किससे लड़ाई की? इस देश के गोंडवाना के मूल निवासी जनजातियों से लड़ाई की, जनों से लड़ाई की। मैं जाति शब्द से चिढ़ता हूँ ना, अनुसूचित जातियों से। मुझे जाति नहीं, वो भी मूल निवासी हैं। अरे है तो गौड़ आज अनुसूचित जाति बन गए, तो हम भी आज भी जन हैं। गोंडवाना के लोग क्या हैं? अनुसूचित जन है। इनको जाति में बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए। और जितने भी भील, बेलाला, गौड़, कोल, इन सबको एक होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और हम ओबीसी भी आने वाले हैं इस सभ्यता में। अब हम कैसे आएंगे? एक षड्यंत्र चालू है। अभी कुछ दिन पहले CANRC सुने होंगे आप लोग। ये CANRC क्या है नहीं समझ में आता, बहुत टेढ़ी चीज है, अच्छों को समझ में नहीं आता। हमारे साथ वकील लोग हैं हाई कोर्ट के, उनको भी समझ में नहीं आता। हम उनकी टीम को समझाते हैं कि CANRC है क्या। CA मतलब मुर्गा को काटते हैं, तो एक है हलाल करने वाला तरीका। मुर्गा को काट रहे हैं तो धीरे धीरे काटेंगे, तो CA धीरे धीरे वाला है। और NRC क्या है? झटका, खटाक से काट दिया। लेकिन मौत दोनों से होने वाली है। ये सुन लो, 5वीं 6वीं अनुसूची के लिए हमारे दादा, मरकाम दादा ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी कि नहीं लड़ी? हमारे नेता लड़ते हैं, लेकिन न 5वीं 6वीं अनुसूची मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। और हमारे अधिकार जाते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? ये होने क्या वाला है ये बताने आया है कि हमारी मौत की तैयारी कर ली है। ये हमसे सीधे नहीं लड़ सकते, इनकी औकात नहीं है। इनके पूर्वजों की औकात नहीं थी हमारे पूर्वजों से जीत जाए, तो ना इनकी औकात है कि हमसे सीधे लड़ रहे हैं। तो इनने हमको बांटना शुरू किया है। सब कौन ही? जिसने सबसे पहले गुलामी स्वीकारी उसको दे दिया, चलो भैया खेती करो जहाँ पानी है। हाँ, काले खेत है, काली मिट्टी है, पत्थरा एक ना मिलेगा, एक रेता नहीं मिलेगी, बिल्कुल ऊपर पानी है। हाथ बोर से, बर्मा से बोर कर लो, मोटर डाल के पानी ले लो। तो हम वहाँ के पाटन क्षेत्र गए हैं ना बहुत लोग, है ना? हम वही भी कुर्मी, हमने सबसे पहले गुलामी की, तो हमको सबसे पहले उपजाऊ खेत दिए। अब जिनने गुलामी महसूस नहीं की, लेकिन उनसे बोला, तुम विदेशी हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, तो उनको हर गांव में दक्षिण दिशा में बसने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी आप हमारे क्षेत्र में जाओगे तो हर गांव के दक्षिण दिशा में
कौन लोग हैं? हर गांव की दक्षिण दिशा में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं जिनको अछूत कहा गया है। वो लोग हैं जिनने गुलामी स्वीकारी नहीं लेकिन विद्रोह नहीं किया। और गोंडवाना के लोग कौन हैं? जिनने तो बोला बेटा या तो हम जिएंगे या तुम जियोगे। ये वो लोग हैं। तो हमको छल बल दल से जैसे हुआ हमको पत्थरों में धकेल दिया गया, हमको जंगलों में ढकेल दिया। हम तो जंगल में रहते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आज भी जिंदा है, आज भी हम अपनी सभ्यता नहीं भूले। ये है हम, ये है असली गोंडवाना। तो हमारे साथ विदेशी कौन थे? अब मैं आपको बता दूं, आदिवासी बहुत सारे इतने नाम हैं। ये साहू जी महाराज कुर्मी महाराजा थे, ये भी आदिवासी हैं। जो साहू जी महाराज की आपने फोटो पहली बार देखी होगी, वो पगड़ी बना के बैठे, उस तरफ में नीचे में तीसरी फोटो है। ये साहू जी कुर्मी महाराजा कौन है? इन्होंने बाबा साहब को विदेश में 4 डिग्री करवाई। कितनी डिग्री करवाई? 4 डिग्री करवाई। बाबा साहब को विदेश में पढ़ाने वाले कुर्मी, पहले सियाजी गायकवाड़ ने पढ़ाया जो गुजरात के राजा थे, फिर साहू जी कुर्मी महाराजा ने पढ़ाया जो सांगली सतारा कोल्हापुर के राजा थे। ठीक है, तो ये साहू जी महाराज और बाबा साहब का मैंने लिंक बता दिया कि कैसे क्या था। फिर बाबा साहब कानून की पढ़ाई किए, तब जाके उनने संविधान लिखा। और जो हमारी 1300 लड़ाइयों से हमको मिला था, सारे मूल निवासियों को, सारे अनुसूचित जनजातियों को, जो हमको 5वीं 6वीं अनुसूची मिली थी, वो उनने ढूंढी। बोले जो अधिकार हमारे थे, जो रूढ़िवादी अधिकार थे हमारे, जो टोटम व्यवस्था थी, जो हमारा विशेष संस्कृति थी, हमारी बोली थी, हमारी भाषा थी, हमारे रीति रिवाज थे, इन सबके संरक्षण के लिए 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई। 4 विदेश में डिग्री करने के बाद बाबा साहब इतने जल्दी इतना सब कैसे कर पाए? क्योंकि उनने हम पे रिसर्च की, पूरे विश्व के लोगों पे रिसर्च की, और उनने पता लगाया कि पूरे विश्व में अनुसूचित जाति के लोग, गोंडवाना के लोग रहते हैं, और वो सब पारिक और पारलिंगों को मानते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज सुने होंगे, जो जीता वही सिकंदर, तो सुना है सबने, है ना? बहुत शहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, बोलते हैं। ये ऐसा बोलते क्यों? कभी सोचे? नहीं सोचे ये सिकंदर की बात क्यों होती है, और उसको जीतना जीतना क्यों बोलते हैं? तो जो जीता वही सिकंदर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने विदेशी ब्राह्मण है ना, जो उसी सिकंदर की औलाद है। अब सिकंदर विदेशी था, उनके साथ ही आर्य लोग आ गए, यहीं बस गए। इनकी लड़ाई किससे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? नाम सुने चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के दादा थे, बब्बा, पिताजी के पिताजी। हमको यह पढ़ाया जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म अपनाया, धर्म नहीं, धम्म। धम्म मतलब विचारों की क्रांति जिसको करनी है वो धम्म पे जाता है। लेकिन कभी ये बताया कि बौद्ध धर्म अपनाने के पहले सम्राट अशोक का मूल धर्म क्या था? कभी पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि अगर पढ़ा देंगे ना खेल खत्म हो जाएगा। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पहले आदिवासी थे, गौड़ थे। सुन लीजिए, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। किसको हराए थे? सिकंदर। सिकंदर, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं। अलेक्जेंडर ने अंग्रेजों के जैसे पूरे विश्व में राज किया था, और केवल वो भारत आके हारा था। भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जंगलों में जब गोरिल्ला वॉर पद्धति, जो हम गोंडवाना के लोगों को बहुत अच्छे से आती है, उससे हराया था। और कहीं वो घायल नहीं हुआ, भारत आके हम गोंडवाना के लोगों से हार के भागा था। ईसा मसीह के पैदा होने की मैं ये 250 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इतिहास का विषय है, समझे? पंजाब के जंगलों में लड़ाई हुई थी, और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने तीर चलवाया था, तो वो सिकंदर के सीने पे लगा था, घायल हो गया था।
और 2 महीने में यूनान पहुंचा था चल के घोड़ों से, वहां जाके मरा। उसी तीर से मरा जो यहाँ के गोंडवाना के लोगों ने मारा था। विश्व विजेता अलेक्जेंडर को मारने वाले हमारे पूर्वज। मरने से पहले बोला कि पूरे विश्व में जितनी सेना है इकट्ठा करो, और सेल्यूकस नाम के सेनापति से बोला कि जाओ, जिसने मुझे तीर मारा उस चंद्रगुप्त मौर्य को मार के आओ। सेना वहां से निकलती है, इतने में अलेक्जेंडर मर जाते हैं। सेना आके यहां लड़ती है, पहले पौरुष से लड़ती है। बहुत से इतिहासकार उनको बताना चाहता हूं। ये विदेशी ब्राह्मण, विदेशी भी हैं, ये यहूदी कौम के हैं, यहूदी हैं। ये हमको ये तो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, वो हमको कभी नहीं बताते कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर और सेल्यूकस की लड़ाई हुई। वो बस इतना बताते हैं कि भारत आया सिकंदर और उसने पौरुष को हराया। पौरुष को हराने के बाद उससे तो उसका बाप का पाला पड़ने वाला था ना, चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर से पूरी सेना, विश्व की सबसे बड़ी सेना को हम गोंडवाना के लोगों ने हराया। ये हमारा इतिहास है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना भारत में हारी, भारत के जंगलों में वो लड़ नहीं पाई। ये हमारा इतिहास है। तो जब वो आदिवासी थे, सम्राट अशोक आदिवासी था, तो हम सब ओबीसी, एसटी, एससी, उन्हीं के वंशज हैं, हम सब आदिवासी। और हमको ये कुर्मी बनाने वाला कौन है, काछी बनाने वाला कौन है, लोधी बनाने वाला कौन है, ये गौड़ से ये सब बनाने वाला कौन है? सम्राट अशोक के दादाजी ने सिकंदर को हरा दिया। उसकी सबसे बड़ी सेना, जिसका सेनापति था सेल्यूकस, उसको भी हरा दिया। तो सेल्यूकस ने जान बचाने के लिए अपनी पुत्री की शादी किससे की? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना की शादी हुई। ठीक है, फिर उसके बाद जब उनके तीसरे वंशज है सम्राट अशोक, जिनने भारत को बहुत आगे तक बढ़ाया। इनके 10वें वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य का 10वां वंशज था बुद्ध बृहदत्त। उनके यहाँ घोड़े की लीद उठाने वाले ब्राह्मण का लड़का पुष्यमित्र शुंग। जब कोई घोड़े के अस्तबल में रहेगा तो वो बचपन से घोड़ा चलाना सीख जाएगा। तो घोड़ा चलाना सीख गया, तलवार भी चलाना सीख गया, तो सैनिक बन गया। सैनिक बनते बनते सेनापति बन गया। और विजयदशमी के दिन जब परेड होती थी हमारे यहाँ पे, हम औजारों की पूजा करते थे और पूरी सेना की परेड लेते थे। उसी दिन अपने ही राजा की गर्दन काटी थी वो पुष्यमित्र शुंग, ईसा मसीह के पैदा होने के 165 साल पहले। वो था पहला ब्राह्मण राजा। ये कांड वहां से शुरू हुआ है। वहां से 4 वेद निकले, 4 वर्ण निकले, रामायण, गीता, पुराण सब उसके बाद की है। उसके पहले गोंडी लिपि, पाली लिपि, गोंडी सभ्यता ही हमारी सभ्यता, मूल सभ्यता। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, इनका 2000 साल के पीछे कुछ नहीं मिलता। कहीं भी खोदो बड़ा देव मिलते हैं, बड़ा देव का आकार मिलता है, कहीं भी खोद लो, या बुद्ध मिलते हैं, और कुछ मिलता ही नहीं है भारत में। तथागत बुद्ध भी सन्यासी थे, लेकिन सभ्यता उनकी आदिवासी थी। जो आज की आदिवासी सभ्यता, हमारी गोंडवाना की सभ्यता, ये उनकी थी। वो किस लिए निकले? वो हमारे लोग दुखी थे, एक दूसरे पे हमला करते थे, कबीला सिस्टम था। एक कबीला दूसरे पे अटैक कर रहा है, दूसरा कबीला दूसरे पे अटैक कर रहा है, एक दूसरे के राज्य साम्राज्य में लड़ाई चलती थी। तो जब वो राजा बने तो उन्होंने बोला, यार ये लड़ाई क्यों लड़ते रहते हैं? जब हमारे लोग हैं तो हम लड़ते क्यों हैं? बोले, तुम लड़ोगे नहीं, उपजाऊ जमीन पे कब्जा नहीं करोगे, पानी वाली जमीन पे कब्जा नहीं करोगे, तो तुम्हारी प्रजा भूखी मरेगी, उससे दुख आएगा, तुम्हारी प्रजा दुखी हो जाएगी। तो बोले, अच्छा, मतलब मेरी प्रजा दुखी ना हो इसीलिए मैं लड़ूं और अपने भाई को मारूं? बोले, हाँ, ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ही गौड़ भाई को मारना पड़ेगा, अपने ही दूसरे, क्योंकि तब वंश चलते थे, समुदाय चलते थे। दिशाद वंश चलता था, शाक्य वंश चलता था। तो गौतम बुद्ध का असली नाम
सिद्धार्थ गौतम है और बुद्ध बनने के लिए नाम भी त्यागना पड़ता है, तो वो सिद्धार्थ गौतम नाम त्यागे, अपना महल त्यागे, बीवी बच्चे त्यागे और बोले हमारा इतना समृद्ध सभ्यता है, हम टोटम व्यवस्था में चलते हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी हम अपने भाई से लड़ते रहते हैं। वो बोले लड़ने का कारण पूछा तो बोलते दुखी हो जाएगी प्रजा। तो बोले ठीक है, अब मैं दुख का निवारण ढूंढने निकलूंगा। क्या ढूंढने निकलूंगा? दुख का निवारण। तो पहले वो बोले कि हम पहले यात्रा करके कितने दुख हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो पहले तथागत बुद्ध ने लिस्ट बनाई और फिर उनके निवारण के लिए ध्यान किया, तब वो बुद्ध बने। तो वो हमारे ही थे, कोई अलग नहीं थे। ये विदेशी यहूदी ब्राह्मण जो है ये बुद्ध को और मूल निवासी जनजातियों को अलग करने का भी षड्यंत्र करते हैं। तो ये इतिहास इसीलिए बता रहा हूं कि हम सब एक थे। बुद्ध धर्म कोई अलग नहीं है, ना उनकी सोच सभ्यता हमसे अंतर है। वो विचार की क्रांति की बात करते हैं, लेकिन प्रकृति के पूजक वो भी हैं। वो कभी प्रकृति से अलग नहीं जाते, ध्यान रखना। सभ्यता उनकी गौणी ही है, और कोई सभ्यता है ही नहीं, कहां से ले आएंगे? बस विचार की क्रांति लाई, क्योंकि हमारे लोग आपस में लड़ते थे तो वो लड़े ना, बिना लड़ाई के समझौता हो जाए और हम दुखी ना हो। हमारे यहाँ अनाज ज्यादा हो गया तो तू ले ले भाई, तेरे यहाँ हो गया तो मैं ले लूँ। लड़ाई किस बात की? भूखे की लड़ाई थी ना। भूख मिट जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तेरे को जो चाहिए मैं दे दूं, मेरे को जो चाहिए तू ले ले। ये सभ्यता स्थापित की तथागत बुद्ध ने, लेकिन वो भी पारिकोपार लिंगों को मानते थे। आज लड़ाई चलाई जा रही है, ओबीसी से एसटी की लड़ाई, ओबीसी से एससी की लड़ाई, एसटी और एससी की भी लड़ाई चला रही है। अगर हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, सब एक हैं ये नहीं समझेंगे, तो हम लड़ते रहेंगे। इससे क्या हो रहा है? हमारे पूर्वज राजा थे कि नहीं थे? आज राजपाट है हमारा। उनका आगे क्या सोचना है, कभी सोचे? 5वीं 6वीं अनुसूची बाबा साहब ने बनाई और बाबा साहब आंदोलन करते करते 56 में चले गए। उसके बाद वो 5वीं 6वीं अनुसूची जो है उस पर कोई कानून नहीं बनाया तुम्हारे नेताओं ने। ये सुन लो, हमारे नेताओं की समस्या क्या है? हमारी समस्या ये बढ़ती क्यों जा रही है? इसकी समस्या ये है कि हमारे नेता बिक जाते हैं। वो वोट तो गौड़ों के नाम पे लेते हैं, गोंडवाना के नाम पे लेते हैं। जैसे मैं रामराज कुर्मी, मेरी मान लो लोधी में शादी होती है, ठीक है, मेरी एक लड़की से शादी होनी है, उसका नाम है शिवानी लोधी। अब हमारी शादी हो गई, तो शादी हुई तो मैं क्या मैं तो कुर्मी रहूंगा, मेरी बीवी लोधी से क्या बन जाएगी? कुर्मी। ऐसे ही हमारे नेता लोग हैं। नेता लोग वो जीतने के पहले तक क्या रहते हैं? गौड़ रहते हैं, गौड़वाना के हैं। उनका कोई चुनाव नहीं, हमको समाज की सेवा करना है, हमको सत्ता से मतलब नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, ये कहते हैं और हमसे वोट ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही जीतते हैं घट से कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस को छोड़ के आया, फिर गोंडवाना की बात करने लगा, फिर 10 साल खूब प्रचार किया, फिर जीता, फिर बीजेपी में। अब एक नई आ रही है आम आदमी पार्टी, जल्दी आने वाली है, नया प्रोडक्ट आ रहा है बिल्कुल लेटेस्ट। वो टोपी पहनेंगे, ठीक है ना, झाड़ू वाले। अब वो भी दुकान लगाएंगे। हमारे नेता इसीलिए बिकते हैं क्योंकि हमने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया ना, और हम लड़ते हैं। हम एक नहीं समझते अपने आप को, और हमने कभी अपनी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई। सुन लीजिए, पहले तो सारे मूल निवासी बटे हुए हैं। ओबीसी इस देश का मूल निवासी है, डीएनए से साबित हो गया। डीएनए जानते हैं आप लोग? भारत में 2 डीएनए रिसर्च हुई हैं जो भारत की सरकार ने छुपाई है और भारत की सरकार ही ने करवाई है। WHO का नाम सुने हो ना? बहुत कोरोना में WHO का नाम छाया। ये WHO भारत सरकार ने मिलके ये आपकी डीएनए की रिसर्च कराई। ये क्या है डीएनए की रिसर्च? खून में भी डीएनए होता है, बाल में भी डीएनए होता है, हड्डी में भी डीएनए होता है ना? किसी का बाल मिल जाए तो भी डीएनए पता लगा लेते हैं कि ये सुअर का बाल है कि घोड़े का बाल है कि इंसान का बाल है।
समझ रहे? किसी की हड्डी मिली तो पता लगा लेते हैं कि ये किस जानवर की हड्डी है या इंसान की हड्डी है। जब वो जानवर और इंसान की हड्डी पता लगा सकते हैं तो ये भी पता लगा लेते हैं कि ये इंसान यहाँ का है कि बाहर का, ये भी पता लगा लेते हैं। डीएनए में ये क्षमता होती है। अंडा मिलता है, डायनासोर का अंडा मिलता है ना, बिल्कुल पत्थर बना मिलता है। इतना सा अंडा मिले या इतना बड़ा अंडा मिले, साइंटिस्ट को दे दो तो पता लगा लेगा ये मुर्गे का अंडा है कि डायनासोर का है कि शुतुरमुर्ग का है, वो सब पता लगा लेते। विज्ञान ने इतनी पहुंच कर ली है। तो हमारे भारत में ऐसा ही डीएनए रिसर्च हुआ है, 1996 में हुआ है। भारत सरकार और WHO ने मिल के कराया है। उससे पता क्या लगा है, जो अभी तक मैं कहानी बताया ना कि हम कुर्मी थे, कुर्मी है, गौड़ कैसे हो गए, यही डीएनए बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि इस देश के ओबीसी जो 3743 जाति के लोग हैं, इनका डीएनए एक है। क्या है? ठीक है, ओबीसी एक वर्ग हो गया। अब कौन सा वर्ग बचा? एसटी, एससी। एससी की 47 जातियों का डीएनए एक है, ये भी पता लग गया डीएनए से। अनुसूचित जनजातियों में लगभग 850 आपकी जातियों में बांट दिया है, संविधान में है। और जो अभी तक हैं ट्राइबल, लेकिन उनको संविधान में तब नहीं रख पाए, और बाकी के नेताओं ने भी उनको नहीं रखा। ऐसी डीनोटिफाइड ट्राइब्स भी हैं, घुमंतु जातियाँ, विमुक्त घुमंतु जनजातियाँ हैं। ऐसे भी लगभग 3000 जातियों के लोग हैं, उनका डीएनए एक निकला। और ओबीसी और एसटी का डीएनए मैच हो गया। सुनो, ओबीसी, एसटी, एससी का डीएनए मैच हो गया। हमारा उनने इतिहास खत्म कर दिया, हमारा इतिहास सही लिखा नहीं, हमसे छुपाया, लेकिन विज्ञान ने बोल दिया अबे तुम तो भाई भाई हो, काहे लड़ रहे हो? ओबीसी, एसटी, एससी भाई हो गए। अब कौन बचे? माइनॉरिटी, जिनको कहते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक।